नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 25 जून और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि मेरे द्वारा आप लोगों से डेली की जाती है कि सबसे पहले आप लोग प्लीज फटाफट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि जो है सभी परीक्षार्थियों को इसका लाभ मिलता रहे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा टारगेट है कि आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं हो, चाहे बहुप्रतीक्षित परीक्षा आपकी यूपीपीसीएस की हो या आरओआरओ की हो या फिर कोई वनडे एग्जाम हो, आपका एक भी प्रश्न करंट अफेयर्स का गलत नहीं होना है। यह हमारा टारगेट है। और इसके अलावा जो हमारा टारगेट है, जो अंतिम लक्ष्य है, वो है अगले वर्ष यानी कि 2025 तक एनी हाउ आपका सिलेक्शन दिलाना। ये हमारे जो है लक्ष्यों में एक है। तो इसलिए प्लीज आप लोग डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स जरूर देखा करिए 8 AM पे। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये करंट अफेयर्स ना सिर्फ यूपीपीसीएस आरओआरओ के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि यूपीपीसीएस प्री प्लस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में अदर स्टेट के अगर आप पीसीएस का एग्जाम देते होंगे तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ में अगर कोई वनडे एग्जाम देते होंगे तो उन सभी एग्जाम्स के लिए यह करंट अफेयर्स आपका रेलेवेंट रहता है। इसके पहले मैं एक सूचना और दे दूं, अगर आप तैयारी पीसीएस की करते हैं, यूपीएससी करते हैं, तो इसके लिए मेरे द्वारा आपको योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स कराए जाते हैं। साथ ही साथ में कुछ और आर्टिकल्स भी कराए जाते हैं जो कि आपके प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले पिछले वीडियो में हमने आपसे एक सिंपल सा अच्छा सा प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के दिया करिए। डेली मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं वीडियो के अंत में जिसका उत्तर आपको कमेंट में करना होता है। मुझे खुशी है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर रहे हैं। ये संख्या और बढ़नी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करें ताकि जो है करंट अफेयर्स के क्षेत्र में जो है एक क्रांति आ सके और हर परीक्षार्थी का जो है एक भी प्रश्न करंट का गलत ना हो पाए। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। हमने आपसे कहा था कि बताइए विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि WEF, इसकी स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे जिसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1971 अर्थात 1971 में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की गई थी। चलिए, तो ये हो गया हमारे पिछले वीडियो का जो है उत्तर। अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर जिसमें आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में सरकार द्वारा काबुली चना सहित तुअर और चना दालों के भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह प्रतिबंध कब तक लागू रहेगा, इसका उत्तर आपको देना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए 30 सितंबर तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी आपका 15 जुलाई तक, या फिर ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका 2 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर को क्या होता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। चलिए, ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, फटाफट आप लोग इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात 30 सितंबर तक जो है सरकार ने क्या किया है कि चना सहित तुअर और जो है बाकी दालों पर क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए क्या किया गया है क्योंकि जो बिचौलिए होते हैं, जो बड़े व्यापारी लोग होते हैं, वो क्या काम करते हैं कि कहीं ना कहीं जो है भंडारण कर लेते हैं ऐसे अनाजों का और उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं जो है ब्लैक में चीजें बिकती हैं और फिर महंगाई भी अपने आप में जो है बढ़ती चली जाती है। सरकार ने इसको रोकने के लिए कदम उठाया और कहा कि आप एक लिमिट तक, उन्होंने जो है लिमिट एक तय कर दी है कि आप इस लिमिट के आगे जो है भंडारण इन अनाजों का नहीं कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में कुछ चीजें महंगी हो जाती हैं, जैसे प्याज वगैरह हुआ, कुछ अन्य चीजें हो गई, तो भंडारण कहीं ना कहीं लोग कर लेते हैं। उसकी वजह से भी क्या होता है कि महंगाई अपने आप में बढ़ जाती है। ठीक है, तो सरकार ने इसको रोकने का प्रयास किया है। आइए हम लोग इसको व्याख्या के माध्यम से समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। चलिए, तो देखिए, सरकार ने काबुली चना सहित तुअर और चना दालों के भंडारण पर सीमा लगा दी, यानी कि एक लिमिट लगा दी कि भाई साहब देखो ऐसा है, इससे ज्यादा आप जो है स्टोर नहीं कर सकते हो अपने जो है गोदाम में, घर में, जहां भी आप स्टोर करते होंगे। ठीक है, तो क्या क्या कहा है, सीमा क्या कहां लगाई है। तो थोक विक्रेता जो होते हैं, तो थोक विक्रेताओं के लिए भंडारण सीमा कितनी कर दी है, 200 मीट्रिक टन। ठीक, खुदरा विक्रेताओं और खुदरा दुकानों के लिए 5 मीट्रिक टन और प्रमुख खुदरा विक्रेताओं के लिए
100 मीट्रिक टन का जो है लिमिटेशंस लगा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। अब कारण क्या है, जो मैंने आपको बताया कि यह कदम जमाखोरी तथा बेईमानी को रोकने के लिए किया गया है। यह पॉइंट आपको दरअसल ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे क्या होगा, इससे होगा कि जिससे उपभोक्ताओं को सुलभता से दालें उपलब्ध हो सकेंगी, टेंशन उनको नहीं रहेगा, मार्केट में चीजें अवेलेबल रहेंगी, कम दामों में उन्हें मिल जाया करेंगी, ठीक। इसके अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, यानी कि जो आदेश किसने जारी किया है, इस मंत्रालय के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है केंद्र सरकार के रेफरेंस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हाल ही में आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित जी का क्या हो गया है, निधन हो गया है, और उनका निधन कब हुआ है ये आपको दरअसल बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 21 जून 2024, या फिर 22 जून 2024, या फिर 23 जून 2024, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका 24 जून 2024। बताइए इसका फटाफट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 22 जून 2024, ठीक है। ये देखो ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ट्वीट करके जो है इस पर शोक संवेदना व्यक्त की गई थी। आपको बता दूं कि अगर जो है प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति जी हो या आपके स्टेट के कोई सीएम हो, अगर उनका कोई खास ट्वीट होता है तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये हमेशा ध्यान रखना। आप लोग सोशल जो है मीडिया पर होंगे, सोशल साइट्स का यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक के कंपैरिजन में अगर आप लोग ट्विटर को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ट्विटर पर जितने भी मिनिस्ट्री हैं सरकार की, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी साइट्स हैं, आप उन पेजेस को लाइक कर दो, वहां पर आपकी बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको वहां से रेडी हो जाएंगे। काम वो करिए जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो, कोई अनप्रोडक्टिव वर्क मत करिए जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो सोशल साइट्स का इस्तेमाल, आप फेसबुक का भी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर भी न्यूज चैनल्स अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट्स के लिंक हैं वहां पर, उनके पेजेस को लाइक कर दीजिए, वहां से बहुत सारी अपडेट्स आपको वहां से मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 जून 2024 को आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित जी का क्या हो गया है, निधन हो गया, जिस पर माननीय मोदी जी द्वारा और योगी जी के द्वारा क्या किया गया था, शोक संवेदना व्यक्त किया गया था। तो आइए हम लोग इसको व्याख्या से देखते हैं थोड़ा सा, 2 पॉइंट। तो आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन कब हुआ है, 22 जून 2024 को हो गया है, और वे राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के हिस्सा रहे, और बहुत विद्वान, प्रकांड विद्वान थे, ये आचार्य थे, और इनके निधन से कहीं ना कहीं जो है जो संत समाज है उसमें एक शोक संवेदना जो है व्यक्त की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाकघर अधिनियम 2023 कब से प्रभावी हुआ। आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने डाकघर अधिनियम 2023 के बारे में डिटेल्स में हमने आपको जानकारी प्रदान की थी। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो तुरंत जाइए पिछला वीडियो देखिए, आपको डिटेल्स वहां पर मिल जाएगी। बट आज डाकघर अधिनियम 2023 कब से प्रभावी हुआ है, इस पर आपको इसका उत्तर देना है। बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए है आपका 16 जून 2024 से प्रभावी हो गया है, या फिर 18 जून 2024 से, या ऑप्शन नंबर सी 21 मई 2024 से, या फिर ऑप्शन नंबर डी 22 मई 2024 से प्रभावी हुआ है। फटाफट इसका उत्तर बताइए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पिछले बार भी आपको यह बताया हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 18 जून 2024 से डाकघर अधिनियम 2023 क्या हो गया है, प्रभावी हो गया है। यह बिंदु आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट, तो डाकघर अधिनियम 2023 क्या है, यह महत्वपूर्ण है। डाकघर अधिनियम 2023 से आपके प्री परीक्षा के साथ साथ में आपके मेंस के एग्जाम में यहां से प्रश्न आ सकते हैं। और डाकघर अधिनियम 2023 के अंतर्गत क्या होगा कि ये स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं, कौन, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, साथ ही साथ में सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है, इनको एक अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि इनके द्वारा जो है नियुक्त कोई अधिकारी जो है, जो भी आप पोस्ट करते हो, उन पोस्टों को क्या कहते हैं, बीच में रोका जा सकता है, उनको चेक किया सकता है, और अगर ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज है तो उसको बीच में ही नष्ट किया जा सकता है। ऐसा क्यों किया जाएगा, ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है। अगर सरकार को लगेगा तो वो आपके पोस्ट को चेक कर सकती है। कई सारे और अधिकार इसमें दिए गए हैं। डाकघर अधिनियम 2023 को आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा पीआरएस की साइट से, ओके, या फिर इसके ऊपर जो मैंने आर्टिकल्स बनाया हुआ है, यानी कि जो क्वेश्चन बनाया था उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कोई समस्या होती कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, तो ये राइट जो है दरअसल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा इससे जो है, ताकि कोई भी ऐसी चीज जो है ना हो कि जिससे जो है नुकसान हो देश को, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहां पर होगा? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नई दिल्ली है, वाराणसी है, लखनऊ है, इंदौर है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात नई दिल्ली। ठीक है, एक दिन मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आयोजन हो रहा है, कोई सम्मेलन होता है और अगर आपको उसका उत्तर नहीं पता होता है, तो अगर ऑप्शन में दिल्ली है तो अधिकतर चांसों में अगर आपको गेस करना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, रिस्क लेना है आपको कि भाई हमें नहीं पता, हम इस पर रिस्क लेते हैं इस क्वेश्चन पे, तो अगर कोई बड़ा सम्मेलन, कोई आयोजन है, तो मोस्टली चांस में क्या होगा, लगभग 90% चांसों में क्या होगा कि ऐसा सम्मेलन दरअसल नई दिल्ली में होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में अगर आपको रिस्क लेना होगा, तो अगर ऑप्शन में नई दिल्ली होगा तो तुरंत आंख बंद करके नई दिल्ली लगा दीजिएगा। अगर आपको रिस्क होगा लेना होगा तो पता चले कि कह दो कि सर ने कहा था नई दिल्ली लगा देना, ऐसा नहीं करना। अगर आपको रिस्क लेना है तो ऐसे ऑप्शन पे आप नई दिल्ली टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं फटाफट। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन नई दिल्ली में होगा या सितंबर 2024 में आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यह दरअसल क्या होगा, तीसरा संस्करण होगा, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा एक पॉइंट और तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान जी हैं, यंग मिनिस्टर बने हैं, अभी काफी बेहतर काम करेंगे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, हो सकता है जो है आपसे पूछ ले, क्योंकि यंग मिनिस्टर हैं, मे भी आपसे पॉइंट यहां से पूछ ले। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा अन्य तथ्यों की बात करते हैं तो वर्ल्ड जो फूड डे होता है यानी कि विश्व खाद्य दिवस होता है, वो कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये पॉइंट आपके लिए यानी कि ये क्या है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। इस पर मैंने ऑलरेडी जो है आपको क्वेश्चन भी कराया था, अगर आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो ये कब होता है? ये होता है आपका 7 जून को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ट्राई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन कौन सा है आपका? पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए मनोज वर्मा जी को, या फिर ऑप्शन नंबर बी अशोक कुमार को, या ऑप्शन नंबर सी मनीष सिंह को, या फिर ऑप्शन नंबर डी अतुल कुमार चौधरी को। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि ट्राई के सचिव के रूप में अभी जो चुने गए हैं व्यक्ति वो कौन है? वो है अतुल कुमार चौधरी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ट्राई आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा। देखिए, तो हाल ही में ट्राई यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में अतुल कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। पॉइंट याद रखिएगा, यानी कि इनका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई। इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स हम लोग देते हैं फटाफट। तो अगर हम लोग ट्राई की स्थापना वर्ष की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दरअसल इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 अर्थात 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के द्वारा की गई थी। यह पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की, ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ है, तो देश में दूर संचार के विकास को बढ़ावा देने और इसे बेहतर बनाना है। ये दरअसल क्या है, ट्राई का एक उद्देश्य है। अगर हम ट्राई के मुख्यालय की बात करते हैं कि ट्राई का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो वो है आपका नई दिल्ली में। अगर हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं यानी कि जो इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, तो दरअसल इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा, 2 पूर्णकालिक और 2 अंशकालिक जो है क्या होते हैं, मेंबर्स अर्थात इसके सदस्य होते हैं। आपको बता दूं, अगर कोई प्राधिकरण है, अगर कोई इस प्रकार का जो है चीजें हैं, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है कि उसमें कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आरओ में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज तो यूपीएससी के एग्जाम में भी इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो जब भी कोई जो है डिटेल्स में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आप लोग पढ़ रहे हो, कोई संस्था पढ़ रहे हो, तो उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम है। इस पर हालांकि हमने क्वेश्चन बनाया था, लेकिन आज आपको बताना है कि इसकी थीम क्या है। और थीम मैंने कई बार पूछा है कि महत्वपूर्ण दिवसों की जो थीम होती है वो क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो बताइए फटाफट कि थीम क्या है इसकी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्वयं और समाज के लिए योग,
या फिर ऑप्शन नंबर बी स्वयं और विश्व के लिए योग, या फिर योग में विश्व का लक्ष्य, या फिर योग से रोग को दूर करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात स्वयं और समाज के लिए योग। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 की क्या है थीम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, टिक लगा लीजिएगा। ओके, चलिए तो फिर फटाफट हम लोग देखते हैं पॉइंट्स कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है। स्वयं और समाज के लिए योग, और प्रतिवर्ष 21 जून को क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब हुई थी? तो दरअसल ये 21 जून 2015 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है क्या किया गया था? इसका प्रस्ताव दरअसल जो है पास करने के लिए जो है कहां पर सहयोग किया गया था, मतलब कहां पर इन्होंने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए? बताइए फटाफट। इसका उत्तर आपको देना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के लिए प्रस्ताव कहां पर पारित करवाने के लिए कहा गया था, यानी कि वहां पर अपनी बात रखी गई थी। कौन सी ऐसी संस्था थी, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट कर दीजिए या फिर गूगल में सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, इसके लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके चार ऑप्शन हैं, अंशुमान मिश्र को, गौरव पांडे को, शेखर वर्मा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गौरव पांडे को जो है उनकी कविता संग्रह कौन सी है? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। इसके लिए दरअसल उन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। और आपको बता दूं किया गया है ये, इसके बारे में भी आप लोग यानी कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 जो है इसको आप लोग डिटेल्स में क्या करिएगा? पढ़ लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पॉइंट्स के फॉर्म में वही पॉइंट दिया है जो हमने आपको बताया कि दरअसल कविता संग्रह क्या है? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से गौरव पांडे को दरअसल क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मालाबार महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। अब देखो ये आंसर, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका उत्तर आप तुरंत दे सकते हैं। मालाबार शब्द आ गया है, अब मालाबार कहां पर है, क्या कैसे है, ये आपको डिटेल्स में पता होगा। और चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं जिसमें से एक ऑप्शन आपका केरल दिया हुआ है। मालाबार देख करके आप तुरंत टिक जो है केरल पर लगा सकते हैं धूमधाम से, कोई समस्या आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दरअसल जो मालाबार महोत्सव 2024 है उसका आयोजन केरल में किया जाएगा। आइए हम लोग इसके बारे में दो तीन पॉइंट्स को देखते हैं। तो हाल ही में मालाबार महोत्सव 2024 का आयोजन केरल में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अब हम लोग थोड़ा सा केरल के बारे में एक दो पॉइंट्स को देखते हैं फटाफट। तो केरल के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। इसके अलावा राज्यपाल की बात करते हैं, गवर्नर की बात करते हैं तो आरिफ मोहम्मद खान वहां के गवर्नर हैं। और वहां पर एक प्रमुख त्यौहार होता है यानी कि जिसको हम लोग ओणम कहते हैं। ओणम केरल का क्या है? महत्वपूर्ण त्यौहार है। अक्सर आपके एग्जाम में ओणम कहां का प्रमुख त्यौहार है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर और इंपॉर्टेंट है कि दरअसल आप लोगों ने कावेरी नदी जल विवाद सुना होगा। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि क्या जो है जो अलग अलग नदी जल विवाद हैं वो किन किन राज्यों के मध्य में हैं। तो कावेरी नदी जल विवाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो दरअसल यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के मध्य में है। यह पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक, इसके अलावा केरल की अगर बात करते हैं तो यहां पर क्या है? इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है यहां पर। इसके अलावा पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है यहां पर। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी यहां पर अवस्थित है। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि बताइए साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है और इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है। और भी कई सारे नेशनल पार्क वहां पर हैं, लेकिन ये तीन क्या है यहां पर इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन तुरंत जो है कर लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीस्ता नदी जल विवाद का संबंध किस देश से अभी हाल ही में चर्चा में रहा है? बताइए, चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है भारत बांग्लादेश के मध्य, या भारत नेपाल, या नेपाल भूटान, या नेपाल बांग्लादेश। इसका सही उत्तर क्या होगा?
अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर को पढ़ा होगा, चीजें अगर आपको पता होंगी तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं। तो दरअसल तीस्ता नदी जल विवाद ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी जल विवाद है। अभी चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि अभी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आई हुई थी और उनके मध्य में यानी कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और वहां पर कई सारे समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया, जिस पर एक आर्टिकल्स बना दिया गया है। आप लोगों ने शायद कल उसको देखा होगा, नहीं देखा होगा तो भारत बांग्लादेश जो संबंध है उन पर आर्टिकल जो मैंने बनाया है उसको आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है। तो जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जी अभी जो है भारत की यात्रा पर थी तो वहां पर तीस्ता जो नदी है उसके जल प्रबंधन को लेकर के चर्चाएं की गई है और उस पर भारत ने अपनी सहमति जो है दे दी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट। तो तीस्ता नदी जल विवाद का संबंध भारत बांग्लादेश से है, ध्यान रखिएगा। चर्चा में क्यों है? मैंने आपको बताया कि दरअसल तीस्ता नदी जल प्रबंधन के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है और एक टीम दरअसल बांग्लादेश जाएगी, वहां पर इस पर फोकस करेगी। इसके अलावा तीस्ता नदी सिक्किम और बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और फाइनली दरअसल ये कहां पर गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी यानी कि वे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसके अलावा आपको बता दूं कि भारत बांग्लादेश संबंधों पर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, जिस पर डिटेल्स वीडियो मैं फिर से कह रहा हूं कि आर्टिकल्स में मैंने कराया है, उस आर्टिकल को आप लोग देख लीजिएगा। ओके चलिए आईआर का टॉपिक है यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करने की घोषणा की है? यह भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए आ सकता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए ई मेडिकल वीजा किस देश के लिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने शुरू किया है? तो आपके 4 ऑप्शन है, अमेरिका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बांग्लादेश के नागरिकों के लिए अभी हाल ही में दरअसल भारत ने ई मेडिकल वीजा की शुरुआत की घोषणा की हुई है। तो आइए व्याख्या में हम लोग देखते हैं। व्याख्या में क्या है कि हाल ही में भारत सरकार ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा के शुरुआत करने की घोषणा की है और आपको पता होगा कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में नागरिक भारत में इलाज के लिए आते हैं क्योंकि भारत की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ठीक हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है और बांग्लादेश और भारत में काफी कुछ डिफरेंस भी आपको यह भी पता होगा। ठीक है चलिए, तो ये हो गया हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज का। अब आज आपके लिए एक छोटा सा सिंपल सा प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग को देना है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। बताइए आप लोग फटाफट कि वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 14 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 7 जून या फिर ऑप्शन नंबर डी 5 जून। यानी कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, इसका सही उत्तर आपको देना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे, ज्यादा से ज्यादा उत्तर देंगे कि अपने आप में करंट अफेयर्स के क्षेत्र में हमें सही रूप से सारे प्रश्नों को करना है। ठीक है चलिए, अब आपके लिए मेंस परीक्षा के लिए प्रश्न है जिसकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी होती है। कुछ समझ में ना आया करो तो प्लीज आप लोग कमेंट कर दिया करें। तो हाल ही में संसद द्वारा पारित लोक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करते हुए समझाइए कि नकल विहीन परीक्षा कराने हेतु और क्या प्रयास किया जा सकते हैं। आपको पता होगा कि इसमें पेपर लीक मामला बहुत जोरों से चल रहा है और ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अलग अलग कानून बनाए हैं। इन कानूनों के प्रावधान क्या हैं, आपको इस पर चर्चा करते हुए नकल को रोकने के लिए और क्या कुछ बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं, इस पर आपको अपने बिंदु लिखने हैं। तो ये प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। समस्या कोई होगी तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से इसको पूछ सकते हैं, अगले दिन मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स आप लोग डेली मॉर्निंग में 8 AM पर जरूर देखा करिएगा। साथ ही साथ में योजना और महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स होते हैं उनको भी आप लोग देखा करिए। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा करंट अफेयर्स। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।